Hello students, myself Dr. Meena Mishra and this is my fourth lecture video of History paper 2nd unit 1st and today's topic is Crimean War. आपका जो सेकंड चैप्टर है वो है क्रीमियन वॉर एंड इस चैप्टर को मैंने अपने 2 लेक्चर में डिवाइड किया है। आज ये फोर्थ लेक्चर जो है ये पहला पार्ट है इसका, जिसमें हम क्रीमियन वॉर के बैकग्राउंड एंड कॉजेज़ को देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आप जो इंसिडेंट्स हुए, जो इवेंट्स हुए एंड जो कॉन्सिक्वेंसेस हुए वॉर के बाद, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर वीडियो में हम देखेंगे व्हाट वर द कॉजेज़ बिहाइंड द क्रीमियन वॉर। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि किन देशों के बीच में ये क्रीमियन वॉर हुआ। देखिए, क्वेश्चन आपका यहीं से बन रहा है ऑप्शनल में कि क्रीमिया वॉर जो था वो कब हुआ, वॉर ऑफ क्रीमिया का टाइम पीरियड कब था, एंड सेकंड ये है कि ये क्रीमिया वॉर जो है सबसे पहले किसके बीच में लड़ा गया, मतलब किन दलों के बीच में या किन दो देशों या किन देशों के बीच में लड़ाई हुई थी। तो देखिए, ये जो युद्ध था क्रीमिया का, सबसे पहले तो दिमाग में रख लीजिए ये 2 देशों के बीच में नहीं बल्कि 2 गुट में हुआ था। एक गुट जिसमें रसिया अकेले होता है एंड दूसरा ग्रुप जिसमें फ्रांस, ब्रिटेन, ऑटोमन यानी टर्की साम्राज्य और सार्डिनिया ये लोग थे। तो ये 2 गुट होते हैं जिनमें एक तरफ रसिया अकेले हैं, दूसरी तरफ ये 4 देश आपको दिख रहे हैं, इनका ग्रुप है। ये वॉर, अब दूसरा आ रहा है कि ये वॉर कब हुआ था। तो ये सितंबर अक्टूबर के समय में, जुलाई से इसकी पृष्ठभूमि अच्छी खासी बननी शुरू हो जाती है और सितंबर अक्टूबर का जो महीना है 1853 में ये वॉर शुरू होता है एंड इसका कंक्लूज़न जो है वो निकलता है विद द ट्रीटी ऑफ पेरिस इन मार्च 1856। तो ये तकरीबन 2 साल से थोड़ा ज़्यादा जो समय था इसमें ये युद्ध होता है। युद्ध के कॉजेज़ क्या थे अभी हम आगे इसको डिस्कस करेंगे, लेकिन अगर हिस्ट्री के अकॉर्डिंग देखा जाए तो हिस्ट्री में इस वॉर को अननेसेसरी एंड कि बिना किसी निर्णय पर पहुंचने वाला ये युद्ध कहा गया है। तो अगर हम देखें कि वॉर की क्या ज़रूरत थी वॉर की, तो कोई ऐसी ज़रूरत नहीं थी, लेकिन बहुत ही मार काट वाला था, बहुत खून खराबे वाला वॉर था, बहुत सारे लोग मरे थे इसमें और इतना विध्वंसक युद्ध बिना किसी निर्णय पर पहुँचे ख़त्म हो गया था। इस युद्ध की अगर हम पृष्ठभूमि के बारे में बात करें, बैकग्राउंड को अगर हम देखते हैं तो मेडिवल टाइम में ऑटोमन जो टर्की साम्राज्य था वो ऑटोमन साम्राज्य के नाम से जाना जाता था और बहुत ही पावरफुल स्टेट था यूरोप में। एंड ये जो टर्की साम्राज्य था, इसको एक एक करके समझते चलिए कि आखिर ये युद्ध हुआ क्यों, इसके पीछे बैकग्राउंड क्या था। एंड बैकग्राउंड के बाद हम देखेंगे कि फिर कॉजेज़ क्या क्या थे। बैकग्राउंड तो एक ऐसी स्थिति जो कि लगातार समय से चली आ रही है एंड कॉजेज़ जो उस समय की स्थितियाँ बनती हैं उसे हम कॉजेज़ में रखेंगे। तो बैकग्राउंड अगर हम देखें तो जो ऑटोमन टर्की साम्राज्य है वो काफ़ी प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र था और उसका पावर जो था वो एक यूरोप में उस समय बहुत मेडिवल टाइम में बहुत ज़बरदस्त था। जिस समय की टर्की साम्राज्य में सुल्तान सुलेमान का नाम आता है, उसके अंडर में रसिया के कई राष्ट्र और साथ में बोस्निया, हर्जेगोविना, सर्बिया, बल्गारिया, अल्बानिया, रोमानिया एंड इजिप्ट, ये सब सारे जो राज्य थे वो इसके अंडर में आ चुके थे। इतना बड़ा साम्राज्य जो है बहुत ही कुशलतापूर्वक एक शासन के अंडर में था, लेकिन 19वीं शताब्दी से 19th सेंचुरी से जो टर्की पावर था वो धीरे धीरे कम होता चला गया और नतीजा क्या था कि जो उसके अंडर में स्टेट थे वो विद्रोह करने लगे, रिवोल्ट करने लगे। क्यों ऐसा हुआ? जाहिर सी बात है कि अगर किसी कंट्री को ज़बरदस्ती युद्ध करके अपने कब्जे में रखा जाएगा तो उनकी तरफ से तभी तक सत्ता को स्वीकार किया जाएगा जब तक कि सत्ता पर शासन करने वाला जो रूलर है, जो शासक है, वो प्रभावशाली हो, वो इतना योग्य हो कि अगर रिवोल्ट होता है तो उन्हें दबा दे। अब चूँकि रसिया के बहुत सारे स्टेट जो थे वो टर्की साम्राज्य के अंडर में आ गए थे, तो जैसे ही मौका मिलता है ये सब स्टेट जो हैं ये उकसाने का काम करने लगते हैं रिवोल्ट करके।
अब नेक्स्ट देख लेते हैं कि एज द टर्किश एम्पायर वीकेंड रेबेलियंस बिगिन इन इट्स स्टेट्स। ठीक है, अब ये क्या हो रहा है, विद्रोह होना शुरू हो गया। एंड जो रसिया है उसकी नज़र पहले ही टर्की पे थी। एंड अब जो टर्की की स्थिति थी, इसमें यूरोप का बीमार आदमी से ज़ार निकोलस, जो कि उस समय रसिया का शासक था, ज़ार निकोलस टर्की को यूरोप का बीमार आदमी बोलता था। एंड उसकी जो नज़र थी वो टर्की के इस कमजोरी पर लगी हुई थी। एंड धीरे धीरे वो ब्लैक सी के कोस्टल एरिया से दक्षिण की तरफ, साउदर्न इलाके की तरफ बढ़ रहा था। रसिया के इस हरकत पे ऑस्ट्रिया और इंग्लैंड की भी पूरी नज़र थी। एंड जो यूरोपियन पावर्स थे वो चाहते थे कि ये जो मामला है इसमें इंटरवीन करके अपने पावर को वो बढ़ा सके, शो कर सके एंड बढ़ा सके। ठीक है, तो ये जो स्थिति थी, ये जो बैकग्राउंड था, ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि जब एक पावर यूरोपियन कंट्रीज़ की शक्ति के ऊपर ओवर पार कर रहा है और जब वो पावर यानी टर्की साम्राज्य जब कमज़ोर पड़ रहा है, तो रसिया को मौका मिल जाता है अपने साम्राज्यवादी नीति को अब अमल में लाने का। और उस समय रसिया में शासक कौन, ज़ार निकोलस। चलिए बैकग्राउंड के बाद अब देख लेते हैं कि ऑल्दो द अटेम्प्ट वॉज मेड टू अवॉइड द सिचुएशन दैट वॉज बीइंग क्रिएटेड इन द वॉर it was unsuccessful, and finally in 1854 the war started, which is known as the Crimean War. Okay, तो बहुत सारी कोशिशें पहले हुई जिनके बारे में अभी हम आगे पढ़ेंगे कि बहुत कंट्रीज़ ने, जैसे इंग्लैंड कभी नहीं चाहता था कि क्रीमिया का वॉर हो और जो रसिया है वो टर्की के टुकड़े टुकड़े कर डाले, क्योंकि इससे रसिया का जो प्रभाव है वो बढ़ेगा। तो देखिए, विश्व राजनीति में हमेशा इस बात को समझ लीजिए कि अपने प्रभुत्व को बढ़ाना और साथ में बैलेंस ऑफ पावर यानी शक्ति का संतुलन सभी देश चाहेंगे। एंड ब्रिटेन कभी भी रसिया को इतना आगे नहीं बढ़ने देना चाहेगा कि रसिया जो है वो ब्रिटेन के लिए खतरा बने, और साथ में अगर रसिया टर्की की तरफ बढ़ता है तो ब्रिटेन के भारतीय उपनिवेश की तरफ भी खतरा आ जाएगा। और यही वजह थी कि इन देशों की पूरी कोशिश थी, जैसे ब्रिटेन की कोशिश थी और फ्रांस भी नहीं चाहता था कि रसिया जो है वो टर्की के टुकड़े करे, लेकिन ये कोशिश जो थे ये कामयाब नहीं हुए, ये फेल हुए और क्रीमिया का वॉर शुरू हुआ। अब ये जो बैकग्राउंड है, इसके अलावा इस बैकग्राउंड के बाद जो कॉजेज़ थे उन पे ज़रा हम नज़र डालते हैं कि क्या कॉजेज़ थे इस वॉर के पीछे। तो पहला आता है डिसक्वालिफिकेशन ऑफ टर्किश सुल्तान। तो इसमें देखिए, जो निकोलस फर्स्ट था ये बिलीव करने लगा था कि टर्की जो है वो सिक मैन ऑफ यूरोप है। एंड ये इसका फॉर्म था इस बात के लिए कि जो टर्किश एम्पायर है इसके टुकड़े करके इसको यूरोपियन कंट्री में बांट दिया जाए बिना, और इसके पहले कि ये मर जाए। मतलब ये शरीर मानता था, बीमार शरीर मानता था और चाहता था कि शरीर के टुकड़े हो जाए टर्की के, एंड इसको जो है वो अमंग द यूरोपियन कंट्रीज़ को बांट दिया जाए, मतलब इसके जो स्टेट्स हैं ये आपस में बांट लिए जाए। दूसरा आ रहा है कि सेल्फिशनेस ऑफ ज़ार निकोलस। अब देखिए, यहाँ पहला जो आप देख लीजिए कि टर्किश सुल्तान जो है वो पहले के जैसा, ऑटोमन साम्राज्य का जो सुल्तान था वो पहले के जैसी स्थिति नहीं थी। अब सुल्तान में वो योग्यता नहीं थी कि वो जो इतना बड़े साम्राज्य का मालिक है उसको सही तरीके से अपने कब्जे में रख सके और उसके जो विद्रोह हैं उनको दबा सके। तो ये जो कमी थी इसका खामियाजा देखने को मिल रहा था। आगे देखते हैं सेल्फिशनेस ऑफ ज़ार निकोलस। ज़ार निकोलस जो था, यहाँ दो चीज़ें आती हैं। पहला तो अपना देखिए स्टेट वापस लेने की स्थिति, एंड दूसरा क्या था कि धार्मिक कारण। इसको हम एक एक करके इसको डिस्क्राइब करेंगे एंड देखते हैं। सेल्फिशनेस ऑफ ज़ार निकोलस में ये रसिया वॉज एक्सपेंडेड इनटू डेन्यूब रीजन। अब वो डेन्यूब की तरफ बढ़ रहा था और 19वीं सेंचुरी में तुर्की साम्राज्य का जब पतन हो रहा था तो इसका फ़ायदा उठा करके रसिया यूरोपियन
कंट्रीज़ के बीच में टर्की को बांट लेना चाहता था। एंड रसिया जो था इसके लिए बहुत विशेष प्रयास में था। वो टर्की के मैटर में बहुत ही डीपली इंटरेस्ट ले रहा था एंड वो चाहता था कि टर्की जो है वो कमज़ोर पड़ जाए और इसकी वजह से क्या होगा कि जो बाल्कन एरिया है उसमें रसिया अपने एम्पायर को बढ़ा सके, उसका विस्तार कर सके। एंड इसीलिए उसने बाल्कन प्रायद्वीप की जो पब्लिक थी उसके खिलाफ आंदोलन के लिए भड़काना शुरू कर दिया। रसिया का जो प्योर ऑब्जेक्टिव था, जो मोटिव था, वो था टर्की को ख़त्म करना ताकि वो अपना विस्तार कर सके। एंड तुर्की साम्राज्य जो थी उसके खंडहर पर एक बड़े रूसी साम्राज्य को, एक एम्पायर को वो स्टैब्लिश करना चाहता था और उसे जब भी मौका मिला वो यूरोप के सामने टर्की के बांटने की बात करता था कि इस शरीर के ख़त्म होने से पहले, इससे पहले कि इसका ज़्यादा पतन हो सके, एकदम नष्ट हो जाए, हमें टर्की को आपस में बांट लेना चाहिए। एंड दूसरा जो था वो था कि जो ऑर्थोडॉक्स सब्जेक्ट, देखिए यहाँ पे आ रहा है क्या, ऑर्थोडॉक्स सब्जेक्ट मीन्स होता है जो धार्मिक मामले हैं, ठीक है। द वॉर was also caused by Tsar Nicholas' demand to exercise protection over the Ottoman Orthodox subject of the Ottoman Sultan। अब देखिए यहाँ सेकंड जो आ रहा है वो क्या है, ऑर्थोडॉक्स सब्जेक्ट मीन्स होता है जो रिलीजियस मामले थे। तो ज़ार निकोलस का ये मानना था कि रिलीजियस मामले जो हैं वो मेरे हाथ में रहें। अब यहाँ जब हम लोग आगे पढ़ेंगे तब एक एक करके समझ में आएगा कि दरअसल यहाँ बात हो रही थी ग्रीक एंड रोमन कैथोलिक की। ग्रीक एंड रोमन कैथोलिक्स के बीच में जो एक आपसी डिस्प्यूट था उनके लिए एंड जो ऑटोमन साम्राज्य में इनका पवित्र स्थल था उसके बचाव के लिए ये झगड़े का कारण बन गया था। नेक्स्ट, नेपोलियन का एम्बिशन। अब देखिए नेपोलियन थर्ड, चूँकि वो जिस तरह से राजा बना था, आपने देखा कि कैसे लुई फिलिप के पतन के बाद नेपोलियन जो है वो वहाँ पे रिपब्लिक बनती है, फिर रिपब्लिक के बाद नेपोलियन प्रेसिडेंट बनता है। जब प्रेसिडेंट बनता है तो अपना पावर बढ़ा करके वो असेंबली को बर्खास्त करता है, साथ में वो अपने आप को सेकेंड एम्पायर का मोनार्क, वो वहाँ मोनार्क स्थापित कर देता है एंड मोनार्की, एंड वो अपने आप को शासक बताता है। और इसकी वजह से जो उसके नीतियाँ थी, जो उसकी पॉलिसीज़ थी, उसमें फ्रांस में उसके अगेंस्ट में ही अपोजिशन काफ़ी बनने लगे थे। तो अब वो अपने अपोजिशन को, जो ओपोनेंट थे, उनको ये शो करना चाहता था कि जो उसकी फॉरेन पॉलिसी है वो इतनी अच्छी है, इतनी सक्सेसफुल है कि उसका नेपोलियन का जो प्रभाव है वो फ्रांस में बढ़े और फ्रांस का जो प्रभाव है वो विश्व पटल पे दिखे। अगर फ्रांस को नेपोलियन थर्ड वर्ल्ड पॉलिटिक्स में बहुत प्रभावित सिद्ध कर देता है तो इसका फ़ायदा किसको होगा, नेपोलियन को, क्योंकि लोग नेपोलियन की पॉलिसी को मानने लगेंगे एंड कहीं ना कहीं उसका समर्थन होने लगेगा। तो इसलिए भी ये युद्ध जो था इसमें इंटरवीन नेपोलियन चाहता था। अब देखते हैं क्या है नेक्स्ट, फ्रेंडशिप ऑफ फ्रेंच एंड इंग्लैंड। देखिए यहाँ जो इंग्लैंड एंड फ्रांस, ये दोनों कहीं नहीं चाहते थे कि रसिया जो है वो विस्तार करे अपने साम्राज्य का। इंग्लैंड जो था वो रसिया के एम्बिशंस का बहुत कट्टर प्रतिरोधी था, उसका विरोधी था, विरोध करता था, क्योंकि जो मेडिटेरियन सी था, भूमध्य सागर में रूस का जो अगर एंट्रेंस होता तो ये इंग्लैंड के लिए बहुत प्रॉब्लम बन सकता था। एंड इसके साथ ही साथ टर्की पर रसिया का अगर अधिकार हो जाता तो इंग्लैंड के जो इंडियन कॉलोनीज है वो खतरे में पड़ जाते, यानी जो ब्रिटेन का जो औपनिवेशिक साम्राज्य इंडिया में था उस पे खतरा आ जाता। ठीक है, तो अब क्या था कि भारतीय साम्राज्य की सुरक्षा के लिए तुर्की को रूस के अधिकार में जाने से बचाना है, ये ब्रिटेन का मोटिव है। तो ये ब्रिटेन कभी नहीं चाहेगा कि रसिया जो है वो एक्सपेंड करे कहाँ तक, टर्की तक। ओके, तो यहाँ देख लीजिए, ब्रिटेन एंड फ्रांस डिड नॉट लाइक टू सी रसिया pushing down into the Danube region. They feared Russia would continue pushing down and eventually come into British India
थ्रू अफ़गानिस्तान। अब देखिए अगर रशिया बढ़ता है टर्की की तरफ तो अफ़गानिस्तान से वो इंडिया तक आ सकता है। एंड इसीलिए जब निकोलस के तरफ से ये प्रपोज़ल मिला था इंग्लैंड को, तो इंग्लैंड ने इस प्रपोज़ल को मना भी कर दिया और उसको इस बात के लिए मनाही कर दी कि वो युद्ध नहीं चाहता है, ना तो टर्की का बंटवारा चाहता है। ओके, तो ये जब प्रयास हुए इसके बाद भी जब रसिया की तरफ से ज़ार निकोलस ने प्रयास किया एंड रूस ने इंग्लैंड को अपनी तरफ से मिलाने के लिए काफ़ी चेष्टा की, काफ़ी कोशिश की, लेकिन सफलता नहीं मिली। एंड इसके बाद भी जब इंग्लैंड रूस के पक्ष में नहीं हो सका तो उसे तलवार के बल पे टर्की को हड़पने की योजना बनानी पड़ी। किसको? रसिया को। तो देखिए एक एक चीज़ें आप ध्यान से देखिए जो मैंने अभी आपको समझाया कि जो क्रीमिया वॉर था, क्रीमिया वॉर की अगर हम फिर से देख लें यहाँ पृष्ठभूमि क्या है, तो पृष्ठभूमि ये है कि प्रीवियस टाइम में, मेडिवल टाइम में ऑटोमन साम्राज्य के अंडर में रसिया के काफ़ी स्टेट्स थे, लेकिन जब 19वीं सदी आती है तो उस समय ऑटोमन साम्राज्य कमज़ोर पड़ने लगता है, जिससे इन राज्यों में विरोध की स्थिति, विद्रोह की स्थिति शुरू हो जाती है। एंड उस समय रसिया मौका पा करके टर्की में अपने राज्यों को वापस लेने और साथ में कई राज्यों को हड़पने की योजना बनाने लगता है। और जब अगर हम उस समय के कॉजेज़ को देखें तो पहला कॉज तो यही आता है कि ऑटोमन साम्राज्य जो प्रीवियसली बहुत ही पावरफुल था, वो धीरे धीरे डाउनफॉल जा रहा है और उसके साम्राज्य को संभालने वाला कोई ऐसा शासक नहीं होता, जिसका मौका देख कर के ज़ार निकोलस जो है वो अपने एम्बिशंस को बाहर रखता है। एंड अब वो चाहता है कि वो टर्की के टुकड़े टुकड़े कर दे और उसको यूरोपीय कंट्रीज़ के साथ बांट ले। साथ ही धार्मिक मामला जो था, जिसमें ग्रीक कैथोलिक एंड रोमन कैथोलिकों के आपसी धार्मिक मामले को भी लेकर के विवाद छिड़ा था। नेक्स्ट क्या है इसका कॉज? नेपोलियन का एम्बिशन, चूँकि वो इस तरह के माहौल से आगे आया था और उसने शासन स्थापित किया। एंड उसके बाद अपने अपोनेंट्स को साबित करने के लिए कि मैं काबिल हूँ, उसने इंटरवीन करने का सोचा। एंड उसके बाद आता है कि फ्रेंडशिप ऑफ फ्रांस एंड इंग्लैंड। ये कारण बना क्यों? क्योंकि यहाँ फ्रांस की अपनी सोच थी और इंग्लैंड की अपनी सोच थी। इंग्लैंड कभी नहीं चाहता था कि रसिया इतना प्रभावशाली बने कि वो इंग्लैंड के लिए वर्ल्ड हिस्ट्री में खतरा पैदा कर सके। फिर देखिए रिलीजियस कॉजेज़ जो मैं अभी आप लोग को बता रही थी, उसको अब आप लोगों को विस्तार में थोड़ा समझा दूँ। रिलीजियस जो टेंशन था इसका बहुत ज़बरदस्त पार्ट था यहाँ पे। रसिया जो है इश्यू बनाता है जो क्रिश्चियनिटी के मामले में, और एक जो पक्ष है वो ग्रीक कैथोलिक को पसंद कर रही है, एक जो है पक्ष है वो रोमन कैथोलिक के लिए लड़ रही है। तो ये दोनों प्रश्नों पे फ्रांस जो है वो अपने पक्ष को रखता है और इस मामले को वो सामने लाता है, जिसकी वजह से रसिया एंड धार्मिक मामले ये सब जो है ये एक वार का रूप ले रहे हैं, वो है क्रीमिया का वार। अब इन कॉजेज़ के बाद अगर हम वन बाय वन पॉइंट वाइज अगर हम देखते हैं कि क्या स्थिति बनी थी, ओके, क्या स्थिति बनी थी कि क्रीमिया वॉर की, तो और अच्छे से आपको ये पॉइंट समझ में आ जाएंगे। तो यहाँ देखिए इट रिओपेंड द ईस्टर्न क्वेश्चन। जो ये क्रीमिया का वॉर था, ये जो मामले चल रहे थे, इससे पूर्वी समस्या जो थी ये फिर से बढ़ गई थी। ओके, एंड ऐसा माना जाता है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है कि क्या है ये युद्ध, क्या था क्रीमियन वॉर? तो एक तरह से ये वाटरशेड था, इसका कोई मतलब नहीं निकल रहा था। एंड ये जो युद्ध हुआ था इसमें रिलीजियस जो कॉजेज़ थे, फॉर 10 years after the conversation of London there was repose in the Turkish Empire, but this quiet was disturbed by the outbreak of the quarrel between Latin monk and Greek monk। मैंने पहले ही बता दिया, रोमन जो कैथोलिक थे एंड जो ग्रीक कैथोलिक थे, इनके मामले को लेकर के जेरूशलम में जो प्लेस था, क्योंकि रसिया जो है इन स्थानों को अपने अंडर में मानता था एंड फ्रांस जो है इस चीज़ को सामने रखना चाहता था। वो टर्की के इस राजनीति में इंटरवीन करना चाहता था, क्योंकि उसको अपने देश के कैथोलिकों को संतुष्ट करने के लिए इस मैटर में आना था। टर्की हैड बाय एन ओल्ड ट्रीटी कंसिडर्ड टू फ्रांस द राइट टू प्रोटेक्ट द लैटिन मॉन्क। और क्या था कि यहाँ टर्की के साथ जो एक ट्रीटी हुई थी उसके अनुसार फ्रांस को प्रोटेक्ट करना था लैटिन मॉन्क को। एंड जो उसके डोमिनियन थे, जो अगर युद्ध की स्थिति आती है तो डोमिनियन को प्रोटेक्ट करने की जो ट्रीटी हुई थी, इसमें
ये जो होली प्लेसेस की बात आई, धार्मिक नीति की और धार्मिक सुरक्षा की बात आई, ये वजह ज़रूर निकल कर आई थी इस युद्ध के लिए। लेकिन during the preoccupation of the France in the time of revolution, the Greek monk had gradually encroached upon the right to their Latin rebels। अब यहाँ क्या है कि जो ग्रीक मॉन्क्स थे, इनका देखिए टर्की का धार्मिक अत्याचार भी जो था इसमें काफ़ी इसका हाथ रहता है युद्ध में। तो इस समय ग्रीक मॉन्क के धीरे धीरे जो इन लोगों ने इंक्रोचमेंट करना, अतिक्रमण करना शुरू कर दिया था जो लैटिन उनके राइवल्स थे इनके। In the despite of that followed, Napoleon III of France revived the claim of France and demanded the full restoration of the right of the Latin monk। अब ये देखिए यहाँ लैटिन मॉन्क की तरफ से पहले भी मैं इस चीज़ को स्पष्ट कर चुकी हूँ कि मामला यहाँ दो तरह आता है। ज़ार निकोलस जो था वो ग्रीक मॉन्क की तरफ से, फ्रांस जो है वो लैटिन मॉन्क की तरफ से। तो दोनों जो कैथोलिक हैं इनके हितों के नाम पर भी ये प्रश्न पर भी ये युद्ध आया था। टर्की एट फर्स्ट कंसिडर्ड द डिमांड ऑफ नेपोलियन बट द ज़ार इंसिस्टेड अपॉन द विड्रॉल ऑफ द कंसेशन। अब देखिए पहले क्या था कि जो टर्की था उसने नेपोलियन की बात मानी, लेकिन ज़ार निकोलस ने इस चीज़ को डिनाई कर दिया, मना कर दिया कि नहीं ये ऐसा नहीं चलेगा। एंड जो ये कंट्रोवर्सी थी फ्रांस के साथ ओवर द होली प्लेसेस stimulated the ambition of the Nicholas I। He believed Turkey to be the sick man of the Europe and was firm on decision of the impending dissolution of Turkish empire। और इधर क्या था कि ज़ार निकोलस जो है ये टर्की को कंसीडर करता था कि दिस इज़ द सिक मैन ऑफ यूरोप, मतलब यूरोप का ये बीमार आदमी, और इसके ख़त्म होने से पहले, इसके खंडार में बदल जाने से पहले हमें चाहिए कि हम टर्किश एम्पायर जो है इसको आपस में बांट लें। इधर 1853 में बात होती है जब रसिया की तरफ से ब्रिटेन को ये ऑफ़र मिलता है, ब्रिटेन इसे ठुकरा देता है। ठुकराने के बाद जो निकोलस रहता है वो अब बहुत ही उग्र पॉलिसी अपनाता है एंड उसने कॉन्स्टेंटिनोपल में ये धमकी भी दी थी वहाँ पे। एंड उसके बाद जो रसिया है वो कंसीडर करता है कि ये जो क्षेत्र हैं इस पे हमारा कब्जा है, और नतीजा ये होता है कि इंग्लैंड के द्वारा इस युद्ध को मना करने, रसिया का साथ देने से मना करने के बावजूद रसिया जो है वो लगातार युद्ध के लिए ट्राई करता रहता है। एंड चूँकि ये मनाही कर दी गई थी युद्ध के लिए, जो रसिया ने अपनी तरफ से ऑफ़र किया था उसके लिए इंग्लैंड की तरफ से मनाही हो जाती, तो अब ये जो है स्थिति बनती है कि तलवार के बल पर जो रसिया है वो इस युद्ध को जीते। ठीक है, एक बार फिर से हम लोग ज़रा ये पॉइंट वाइज देख लेते हैं जो हमने यहाँ पे रिलीजियस देखा था, कि रिलीजियस को एक बार मैं फिर से समझा दे रही हूँ कि जो ईसाइयों का एक हॉली प्लेस था यरूशलेम, ये टर्की एम्पायर के अंडर में था। यहाँ पे रोमन एंड ग्रीक जो कैथोलिक थे इनके मॉन्क रहते थे। उनके साथ जो टर्की साम्राज्य का सुल्तान था उसका बिहेवियर अच्छा नहीं था, इसीलिए 1742 की जो संधि हुई थी इसमें रोमन जो कैथोलिक थे, रोमन मॉन्क जो थे, उनके रक्षा का जो जिम्मेदारी रक्षा की थी वो रसिया पर दी गई थी। लेकिन फ्रांस में जो क्रांति हुई थी उसके फलस्वरूप जब फ्रांस में अव्यवस्था फैल गई तो यूनानी पादरी ने रोमन चर्च पे अटैक करना शुरू कर दिया। इधर लुई नेपोलियन ने रोमन पादरी का समर्थन करना शुरू किया और रूस ने यूनानी पादरी का, देखिए यहाँ ग्रीक पादरी का साथ दे रहा है रसिया। इसीलिए पूर्वी जो समस्या जो ईस्टर्न प्रॉब्लम थी वो बिगड़ने लगी थी और 3 साल तक इस प्रॉब्लम को लेके यूरोप में डिप्लोमेटिक तनाव बना रहा। रसिया जो था यूरोप में कूटनीति में बिजी था एंड रसिया पर इंग्लैंड और फ्रांस ने तुर्की को रसिया के विरुद्ध तुर्की को ये आश्वासन दिया था कि हम आपको सहायता देंगे। एंड तुर्की के लिए और 27 फरवरी 1844 में 54 में इंग्लैंड और फ्रांस ने रूस को संयुक्त चेतावनी दी थी मिल करके कि यदि तुर्की का वो प्रदेश खाली नहीं करते हैं, रसिया नहीं खाली करता है, तो ये रसिया के लिए अच्छी स्थिति नहीं मिलती है होती है। लेकिन रसिया की तरफ से कोई
जवाब सही नहीं मिलता है जिससे कि वो सेटिस्फाइड हो सके, इसीलिए दोनों कंट्रीज़ ने मिलकर के रसिया के खिलाफ जो है वो युद्ध की घोषणा कर दी। यहाँ देख लीजिए लास्ट में है कि जब ये डिप्लोमेटिक चीज़ें नहीं चल सकी तब क्या है कि वेपन के बल पे, तलवार के बल पे ही इस मामले को सुलझाया जा सकता था। और इसीलिए फ्रांस और इंग्लैंड ने जब रसिया के खिलाफ समझाने के बाद रसिया की तरफ से जब सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं मिलता है, उसकी एक्टिविटी नहीं मिलते हैं, तब इन दोनों देशों ने रसिया के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। और नतीजा ये होता है कि ये युद्ध जो है क्रीमिया वॉर शुरू हो जाता है, जिसमें एक तरफ इंग्लैंड, फ्रांस, टर्की और सार्डिनिया थे और दूसरी तरफ रसिया बिल्कुल अकेला था। तकरीबन 2 साल तक ये युद्ध चला था। धन जन की बहुत सारी क्षति हुई थी। रसिया जो है इस युद्ध में अकेला पड़ता है और ये जो कॉजेज़ बनते हैं एक बड़े वॉर को जन्म देते हैं। तो अब जो आज का टॉपिक है हम यही एंड करेंगे। अगला जो हमारा लेक्चर वीडियो है इसमें हम इसी टॉपिक के बाद यानी कॉज के बाद किस तरह से युद्ध शुरू होती है, क्या क्या उसमें घटनाएं घटित होती हैं, कौन कौन से युद्ध लड़े गए थे क्रीमिया वॉर के, और ये ऐसा वॉर था जिसमें कि प्रतिदिन जनता जो थी उसको किसी न किसी युद्ध के बारे में सुनने को मिलता था। तो हम अगले टॉपिक में इसी चीज़ को डिस्कस करेंगे, देखेंगे कि ये वॉर कैसा लड़ा गया, किस तरह से लड़ा, कौन कौन सी लड़ाइयाँ हुई क्रीमिया वॉर में और इसका महत्व क्या है, इसका निष्कर्ष क्या निकला। आज के लिए बस इतना ही। ऑल द बेस्ट।